हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। जब कोई अच्छी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचने की अनाउंसमेंट करती है तो मार्केट में मौजूद हर इन्वेस्टर उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम उस कंपनी के शेयर्स परचेज करें और बदले में उससे डिविडेंड रिसीव करें। जब मार्केट में हम शेयर्स इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस देते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं और अगर हमारे इशूड शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो जाए तो हमें प्रो राटा पर शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं और हो सकता है कि कुछ शेयर्स को हम रिजेक्ट भी कर दें। अब ऐसी कंडीशन में जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं मिले हैं वो इन्वेस्टर इस फिराक में रहते हैं कि जब भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे हम उन्हें परचेज कर लें। इसका मतलब कि मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड दिन दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अच्छी कंपनी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, वो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, इसलिए हर कोई उसका पार्ट बनना चाहता है। बट जब धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट होती है, इन शेयर्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को लॉस भी होता है, इन्वेस्टर का नुकसान होता है। तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म लाया गया था जिसका नाम था ग्रीन शू ऑप्शन। जी हाँ, इस ऑप्शन का मतलब है कि मार्केट में बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये इन्वेस्टर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कंपनी के लिए बेनिफिशियल कैसे है और साथ ही साथ हम इसके टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है इसीलिए मैं इसको दो पार्ट्स में कराऊंगी। आज के पार्ट में हम मीनिंग और इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। चैनल और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट में धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी भी शेयर्स के, तो इससे कंपनी को क्या दिक्कत है? कंपनी ऐसा क्यों चाहती है कि भाई ये प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए? तो ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब कंपनी के रेट्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मींस शेयर्स के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट में उतर जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब शेयर्स का रेट कम है, यानी कि जब ये शेयर्स एप्लीकेशन के लिए बोले गए थे यानी इशू करने के लिए कहे गए थे, तो ये क्या करते हैं, इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं इसकी डिमांड बढ़ने की और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने की। अब जैसे ही प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो शेयर्स इनके पास हैं उनको मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे यानी कि जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, ये लोग बहुत समझदार होते हैं या ये कहिए चालाक होते हैं। जो शेयर्स इनके पास पड़े हैं ये इनको मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। सेल करने से क्या होगा कि मार्केट में शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जैसे ही शेयर्स की सप्लाई बढ़ेगी, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उस चीज़ की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में शेयर्स के प्राइस कम होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली कंपनी को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब कंपनी चाहती है कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर जुड़ा रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के साथ वो नहीं रहना चाहते, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके साथ लंबे समय तक रहे। तो इसीलिए इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट से आउट करने के लिए कंपनी यूज करती है ग्रीन ऑप्शन को। अब ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ग्रीन शू ऑप्शन सबसे पहले 1918 में ग्रीन शू कंपनी के थ्रू लगाया गया था। बाद में 2003 में सेबी ने इसे इंडिया में फर्स्ट टाइम लागू किया। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है कि एक ऐसा क्लॉज है जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं ना, उनको कंपनी के इशू शेयर्स में से 15% शेयर्स दे देते हैं। क्या कहा मैंने, कंपनी क्या करती है, अपने इशूड शेयर्स का 15% शेयर्स प्रमोटर्स को दे देती है।
एक एग्रीमेंट हो जाता है प्रमोटर्स के साथ कि जब भी ऐसी कंडीशन आए कि मार्केट में शेयर्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप मार्केट में आइएगा और प्राइस को स्टेबल कीजिएगा। ठीक है। अब प्रमोटर्स का काम क्या है, इन शेयर्स को वो मार्केट में सेल या परचेज करके प्राइस को स्टेबल करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको एक बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ने शेयर्स मार्केट में उतारे 2 लाख के, यानी कि 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मनवाई गई। कहा गया कि इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे। अब मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत रेपुटेड है, अच्छे प्रॉफिट्स इनके पास है। तो अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। अब हुआ क्या कि कंपनी ने अपना 15%, इसका 15% यानी कि 30,000 शेयर्स जो थे वो प्रमोटर्स को दे दिए। ठीक है। 2 लाख का 30,000 कौन ले गया, प्रमोटर ले गया, और बाकी के बचे 1,70,000 शेयर्स पब्लिक के लिए रख लिए गए। 2 लाख में से 30,000 इनको दे दिए तो बचे 1,70,000 ये शेयर्स पब्लिक के लिए रख लिए गए, और यही शेयर्स आगे प्रोराटा के बेसिस पर बांट दिए गए। अब क्या होता है कि जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई कहीं से भी हमें ये शेयर्स मिले। ठीक है। अब जब शेयर्स मार्केट में है ही नहीं तो डिमांड बढ़ रही है। जब कोई चीज़ की सप्लाई ना हो मगर डिमांड बढ़ती जाए तो ऐसी कंडीशन में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई नहीं है तो चीज़ों के रेट्स बढ़ने लग जाते हैं। अब जो शेयर पहले सपोज करते ये शेयर 100 रुपीज़ का था, जो शेयर 100 का था वो धीरे धीरे रेट बढ़ते बढ़ते 110 का हो गया, फिर से रेट बढ़ा वो 120 का हो गया, वही शेयर 130 का हो गया। अब दिन पे दिन शेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, रेट उनका बढ़ता ही जा रहा है। अब कंडीशन क्या हुई, प्रमोटर्स को बुलाया गया। प्रमोटर कहते हैं वाह जी वाह, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बड़ी चालाकी से कंपनी के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमें इसे कंट्रोल करना है। और प्रमोटर के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। प्रमोटर फटाफट मार्केट में आता है और जितने शेयर्स उसके पास पड़े हैं वो उनको सेल करना शुरू कर देता है, इन्वेस्टर्स को बांटने लग जाता है। ठीक है। अब जब मार्केट में शेयर्स आने शुरू हो जाएंगे यानी कि शेयर्स की सप्लाई होने लग गई है। जब शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये प्राइजेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि अब शेयर्स की सप्लाई आ गई है। ठीक है जी। अब ये शेयर पहले 130 से 125 पे आएगा, फिर 120 पे आएगा, 115, 110, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए शेयर्स के रेट कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने इसने प्राइस को स्टेबल कर दिया कि नहीं। अब सिर्फ वही लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे जो वाकई में कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स चले गए। ठीक है। क्योंकि भाई रेट गिरेगा तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी तो है कि जो शेयर पहले 100 रुपए का था, सपोज रेट और ज्यादा कम होता चला गया तो वो तो कम इन्वेस्टर्स को नुकसान है। तो इन्वेस्टर नुकसान तो उठाना नहीं चाहते, इसीलिए सिर्फ एक्चुअल इन्वेस्टर ही साथ रह जाएंगे, बाकी सारे भाग जाएंगे। अब कंडीशन क्या हुई, आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या ये रेट हमेशा गिरता ही रहता है। अगर सपोज करें रेट 100 रुपीज से भी नीचे चला जाए तब क्या होगा, तब तो प्रमोटर्स की चाल उल्टी पड़ गई, है ना। तो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, प्रमोटर दोनों कंडीशन में वर्क करता है। अब सपोज करते रेट कम होते होते 100 से भी कम आ गया, क्योंकि सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो गई, डिमांड है नहीं, इन्वेस्टर्स कुछ भाग गए। ठीक है, डिमांड नहीं है। अब क्या करेगा प्रमोटर, भाई ये रेट 90 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो इससे तो कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया। कंपनी कह रही है प्रमोटर को, भाई ये तूने क्या किया, रेट तो हमारे और भी ज्यादा डाउन चले गए। अब ऐसी कंडीशन में प्रमोटर कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब ये क्या करेगा, जो शेयर्स इसने पहले मार्केट में सेल किए थे अपने वही शेयर्स परचेज करना शुरू कर देगा, यानी बाय बैक कर लेगा, अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेगा। अब ये दोबारा शेयर्स मार्केट से खरीदने लग गया। ठीक है, मार्केट से शेयर्स ये वापस खरीदेगा तो ऑब्वियसली शेयर्स की सप्लाई फिर से कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी, और डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो तो ऑब्वियसली प्राइजेस फिर से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो देखा गिरता हुआ प्राइस भी उसने बढ़ाकर ऊपर की तरफ ला दिया।
तो ये है इसका प्राइस स्टेबिलिटी करने का मैकेनिज्म। इस तरीके से ग्रीन शू ऑप्शन काम करता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये ड्रामा सारा टाइम चलता रहता है, कभी रेट्स बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम सिर्फ 30 डेज तक होता है। जिस दिन शेयर्स इशू किए गए थे उस दिन से अगले दिन के बाद तक 30 दिन तक, मतलब सपोज आज शेयर्स इशू किए हैं तो कल से लेकर अगले 30 दिन तक प्रमोटर ये काम कर सकता है कि शेयर्स मार्केट में सेल कर दे या शेयर्स मार्केट से बाय बैक कर ले। क्लियर हो गई बात? ये था हमारा ग्रीन शू ऑप्शन। अब हम ये देखते हैं कि इसमें फायदा किसका हुआ। प्रमोटर्स को क्या फायदा है, कंपनी को क्या फायदा है और इन्वेस्टर को इससे क्या फायदा है। कंपनी को बेनिफिट देखिए क्या हो रहा है। कंपनी के रेट्स जो 100 रुपीज थे वो 110, 120 जा रहे थे, तो कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है कि उनका शेयर जो 100 रुपए का था वो 110, 120 पर बिक रहा है, ज्यादा रुपीस पर बिक रहा है, तो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। मगर हद से ज्यादा अगर प्राइसेस बढ़ जाते तो कंपनी को नुकसान है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बीच में आ सकते थे और कंपनी को लॉस हो सकता था। इसीलिए प्रमोटर का आना जरूरी था। क्लियर हो गई बात? अब अगर कंपनी के शेयर्स हद से ज्यादा डाउन चले जाते हैं तब भी प्रमोटर कंपनी को हेल्प करता है ना। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती ही रहे, कई बार डिमांड कम भी हो सकती है। हो सकता है कंपनी ने जो शेयर्स निकाले थे, जितने इशू किए थे, उससे कम की एप्लीकेशंस आए, तब क्या करेंगे भाई? तब भी तो हमें हेल्प चाहिए ना, तो प्रमोटर हेल्प करता है रेट बढ़ाने में। तो देखा, कंपनी को ये दोनों तरीके से फायदा दे रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर को। प्रमोटर को क्या बेनिफिट हो रहा है? प्रमोटर ने जब कंपनी से शेयर्स खरीदा था तो 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन जब उसने मार्केट में शेयर्स को सेल करना शुरू किया था उस समय रेट देखिए कितना ज्यादा चल रहा था, है ना। तो यानी कि 100 की चीज 130 में उन्होंने बेची तो 30 रुपीज का उन्हें प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स प्रमोटर का भी इसमें फायदा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट है। बहुत आसान सी बात है, आप खुद सोचिए, इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट है। जो रेट हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे वो कम होने शुरू हो गए, तो इन्वेस्टर कम रेट पर चीजें खरीद सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट नहीं होता इन्वेस्टर कभी भी। इन्वेस्टर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है ये ग्रीन शू ऑप्शन। इसीलिए जब कंपनीज शेयर इशू करती हैं तो प्रोस्पेक्टस में एक क्लॉज लगाती हैं ग्रीन शू ऑप्शन का, जिससे कि इन्वेस्टर संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि फ्यूचर में उसके साथ किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा पूरा ग्रीन शू ऑप्शन का मीनिंग, उसकी वर्किंग और डिटेल में इसका प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है। अभी तो हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखी है, फिर हम स्टेप वाइज देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब बात कर लेते हैं हम कितने टाइप्स के हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फुल ग्रीन शू ऑप्शन। यहाँ पर क्या होता है कि पूरी तरीके से प्रोमोटर अपने शेयर्स बेच देता है, अपने सारे के सारे शेयर्स मार्केट में बेच देता है। पार्शियल ग्रीन ऑप्शन का मतलब कुछ शेयर्स मार्केट में बेचे हैं, कुछ को बाय बैक कर लिया है, यानी कुछ शेयर्स अपने पास है, कुछ मार्केट में अभी भी बेचे हुए हैं। थर्ड है रिवर्स ग्रीन ऑप्शन, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये तब यूज किया जाएगा जब मार्केट में कंपनी के शेयर्स की डिमांड कम है। ठीक है, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तब वहां पर शेयर्स के रेट को बढ़ाने के लिए जब ऑप्शन यूज किया जाए वो होगा रिवर्स ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ज्यादातर ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो बढ़ते प्राइस को कम करने के लिए यूज किया जाता है, मींस ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में यूज किया जाता है। तो अगर आप अंडर सब्सक्रिप्शन में कर रहे हैं तो वो रिवर्स ग्रीन ऑप्शन कहलाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आई होप आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।